पिछली कड़ी में हमने उन घटनाओं की चर्चा की थी जिनके कारण बैराम खां के मन में अकबर तथा उसके कुछ अमीरों के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया कि वे लोग बैराम खां को मरवाना चाहते हैं। इस कारण बैराम खां ने अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने के लिए अकबर के हाथियों के महावतों को पिटवाया, अकबर के हाथियों को अपने आदमियों में बांट दिया, अकबर के शिक्षक को उसके पद से हटा दिया तथा अकबर द्वारा नियुक्त किए गए मऊ के जागीरदार तख्तमल को मरवा दिया। अकबर नहीं चाहता था कि बैराम खां मिथ्या संदेह के चलते यह सब करे, किंतु वह बैराम खां को रोक नहीं पाया। इस कारण अकबर के मन में इतनी खिन्नता उत्पन्न हुई कि वह अपनी बादशाहत से निराश हो गया। एक दिन अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे तंबू से बाहर चले जाएं। जब अकबर अकेला हो गया तब वह अपने घोड़े पर सवार होकर चुपचाप अपने शिविर से निकल गया। अपने साथ किसी सईस को भी नहीं ले गया। अबुल फजल ने इस घटना का उल्लेख एक अद्भुत घटना के रूप में किया है। वह लिखता है कि अकबर अपने हिरन नामक अश्व पर सवार होकर जंगल में चला गया। यह घोड़ा किसी के वश में नहीं रहता था और न ही एक बार छूट जाने के बाद उसे पकड़ा जा सकता था। तेजी और चुस्ती के मामले में उस घोड़े जैसा कोई दूसरा घोड़ा धरती भर पर नहीं था। अबुल फजल ने लिखा है कि जंगल में पहुंचकर अकबर घोड़े से उतर गया। अकबर के उतरते ही घोड़ा घने जंगल में भाग गया। अकबर जंगल में इबादत करने लगा। काफी देर तक इबादत करने के बाद अकबर ने वापस अपने शिविर में जाने का निर्णय लिया। जब अकबर को पुनः सवार होने की इच्छा हुई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था और घोड़ा भी नहीं था। इसलिए कुछ समय के लिए अकबर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। फिर उसने एकाएक देखा कि घोड़ा दूर से दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। घोड़ा आकर शहंशाह के पास खड़ा हो गया। शहंशाह को आश्चर्य हुआ और वह घोड़े पर सवार हो गया। अबुल फजल लिखता है कि यह एक विचित्र बात थी कि जो घोड़ा एक बार खुल जाने पर किसी को भी पास नहीं आने देता था, वह स्वतः ही शांतिपूर्वक वापस आ गया और उसने बादशाह को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अकबर उस घोड़े पर सवार होकर पुनः अपने शिविर में आ पहुंचा। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, यह घटना न तो साधारण है और न अद्भुत। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जिसे अबुल फजल बादशाह के कुपित हो जाने के भय से पूर्ण सत्य के साथ लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किंतु इस घटना में अकबर के शासन के आरंभिक भाग में अकबर तथा बैराम खां के बीच उत्पन्न तनावों के संकेत मिलते हैं। अन्यथा अबुल फजल ने इस घटना को लिखा ही नहीं होता। पर्याप्त संभव है कि बैराम खां की मनमानी के कारण अकबर बैराम खां से तंग आ गया था और वह इस स्थिति से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए अकबर अपना शिविर छोड़कर चला गया। किंतु एकांत में चिंतन करने के बाद जब अकबर का चित्त शांत हुआ और उसे कोई अन्य मार्ग नहीं सूझा तो वह फिर से अपने शिविर में आ गया। यह भी संभव है कि अकबर के अकेले ही शिविर से चले जाने से मुगल शिविर में हड़कंप मच गया हो और मुगल अमीर एवं बेग अकबर को मनाकर वापस शिविर में लाए हों। किंतु अबुल फजल ने अकबर को चमत्कारी सिद्ध करने के लिए ये सब बातें नहीं लिखी हैं। यदि देखा जाए तो अपने शिविर में लौटकर आने के अतिरिक्त अकबर और कर भी क्या सकता था। न तो वह काबुल लौट सकता था, न बैराम खां से छुटकारा पा सकता था और न बैराम खां के बिना हिंदुस्तान में सुरक्षित रह सकता था। इस घटना के वर्णन के प्रारंभ में
अबुल फजल ने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिनसे अकबर की मानसिक अवस्था का पता चलता है। अबुल फजल ने लिखा है कि एक दिन शहंशाह संकुचित दृष्टि वाले लोगों से तंग आ गया। उसे अपने अनुचरों से ग्लानि हो गई तो उसने आदेश दिया कि उसके पास कोई न रहे। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अनुचर और कोई नहीं अपितु बैराम खां तथा उसके पक्ष एवं विपक्ष के लोग थे जो अकबर पर तरह तरह के दबाव बनाया करते थे। मानकोट के किले को हस्तगत करने के बाद अकबर काफी समय तक पंजाब में रुका रहा। मार्च 1558 में अकबर जालंधर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अभी उसने कुछ दूरी ही तय की थी कि बैराम खां को समाचार मिला कि हिसार में अफगान नेता हाजी खां मुगल सेना पर भारी पड़ रहा है। इसलिए शहंशाह का दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया तथा नासिरुल मुल्क को एक सेना देकर हिसार के लिए रवाना किया गया। जब नासिरुल मुल्क शाही सेना लेकर हिसार चला गया तो बैराम खां ने सरहिंद जाने का कार्यक्रम बनाया। इस यात्रा का एक विशेष उद्देश्य था। दर्शकों को स्मरण होगा कि हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के पुराने किले के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, जिसके बाद हुमायूं का शव यमुना जी के निकट बने एक पुराने भवन के तहखाने में दफनाया गया था। किंतु जब महाराज हेमचंद्र ने दिल्ली पर अधिकार किया तो दिल्ली में नियुक्त मुगल अमीर हुमायूं के शव को उस तहखाने की कब्र से निकालकर अपने साथ पंजाब ले आए। उन्हें भय था कि कहीं हेमू की सेना हुमायूं के शव को नुकसान न पहुंचाए। जब मुगल अमीर हुमायूं के शव को लेकर दिल्ली से सरहिंद पहुंचे तब तक अकबर तथा बैराम खां भी कालानूर से सरहिंद आ गए थे। इसलिए हुमायूं के शव को सरहिंद में ही दफना दिया गया। चूंकि पिछली कुछ घटनाओं से बैराम खां और अकबर के संबंधों में तनाव आ गया था, संभवतः इस तनाव को समाप्त करने तथा मुगल खानदान के प्रति अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिए बैराम खां ने सरहिंद जाकर हुमायूं की कब्र के दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया था। जब बैराम खां ने अकबर से सरहिंद जाने की अनुमति मांगी तो अकबर ने भी बैराम खां के साथ सरहिंद चलने की इच्छा व्यक्त की ताकि वह भी अपने पिता की कब्र के दर्शन कर सके। हुमायूं की कब्र के दर्शनों के बाद बैराम खां तथा अकबर भी हिसार की ओर चले गए ताकि गाजी खां को दबाया जा सके। किंतु जब तक ये लोग हिसार पहुंचे तब तक नासिरुल मुल्क ने गाजी खां को परास्त कर दिया था और गाजी खां हिसार से गुजरात की तरफ भाग गया था। अगली कड़ी में देखिए, बैराम खां और मुनीम खां ने बादशाह के चहेते कुली को मार दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।